हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्टेनो ऑर्बिट में। तो फ्रेंड्स, आज हम मेवाड़ की डिक्टेशन संकलन 41 और 42 करने जा रहे हैं, जिसमें कुल 800 शब्द हैं और इस डिक्टेशन की जो गति है वो 100 शब्द प्रति मिनट रहने वाली है। और इसकी पीडीएफ के लिए आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएँ। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और सभी लोग 5 सेकंड्स में रेडी हुए। डिक्टेशन आपकी 5 सेकंड्स में स्टार्ट होने वाली है। महोदय, मैं समझता हूँ कि हमारे देश में नारी को मानव समाज की असीमिता माना जाता रहा है। एक दृष्टिकोण यह भी है कि देश और समाज का अस्तित्व उस पर टिका हुआ है। दूसरा दृष्टिकोण यह भी हो सकता है कि वहाँ सृष्टि की सनातन शक्ति है। सामाजिक स्तर पर मानव समाज के सर्वांगीण विकास में नारी का योगदान किसी भी दृष्टि से कम नहीं रहा है। स्वाभाविक रूप से घर, परिवार, समाज और राष्ट्र की समग्र चेतना एवं स्वरूप को प्रभावित करने वाली नारी की भूमिका का आभास सामाजिक स्थान, समाज और राष्ट्र निर्माण में नारी की सत्ता अखरती रही है। इसके मूल में पुरुष का स्वयं को सृष्टि का कारण मानना हो सकता है। इसलिए वह नारी को हर क्षेत्र में अपने समान मानने से इनकार करते हुए गंभीर न्यायपूर्ण दृष्टि को नज़रअंदाज करता रहा है। नारी की स्वतंत्रता और सभ्यता के विकास में बड़ा प्रत्यक्ष संबंध है। अगर मानव सभ्यता के विकास के बारे में एक नज़र डालें तो पाएंगे कि सृष्टि के प्रारंभ में मानव जंगलों में रहता था। ना उसके पास घर था और न ही परिवार के नाम पर कोई व्यवस्था। इसके अतिरिक्त कपड़े भी नहीं हुआ करते थे। निर्वस्त्र रहकर वनों में विचरता रहता था। केवल उदर पोषण के लिए शिकार किया करता था। धीरे धीरे मानव कबीलों में रहने लगा। यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित न होगा कि इसी दौरान नारी पर बंधन लगना आरंभ हो गया। दूसरी बात यह है कि नारी के प्रति भेदभाव बरतना शुरू हो गया। मेरे ख्याल से यह मुक्त नारी पर अंकुश लगाना ही था। कबीले का मुखिया स्त्री पुरुष संबंध के निर्धारित करने लगा। यही कालावधि थी जिसमें कबीले का पुरुष हर किसी महिला से संबंध बनाने के लिए आज़ाद न था। लेकिन कबीलों की महिला को इस बात की स्वतंत्रता नहीं रही कि वह किसी पुरुष से संबंध स्थापित कर सकें। इस तरह धीरे धीरे परिवार व्यवस्था का उदय हुआ। मनुष्य ने इस विकास के दौरान अपना काफ़ी विकास कर लिया था। इसी दौरान जहाँ बड़े बड़े राज्य हो गए, दूसरी ओर वहीं युद्ध होने लगे। इस उदय के चलते महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए। परिणाम स्वरूप एक और सती प्रथा, प्रदा जैसी कुप्रथाओं का जन्म हुआ तो दूसरी ओर विधवा और पुनर्विवाह पर रोक लगी। इसी तरह नारी शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नारी को एक प्रकार की वस्तु समझा जाने लगा और वह घर में कैद होकर रह गई। वैसे तो साधारण रीति से 12 महीने का वर्ष माना जाता है, पर कभी कभी 13 महीने का भी वर्ष होता है। यह बात केवल चांद्र मास में ही होती है और
मास सदा वर्ष में 12 ही होते हैं। चांद्र मास की वृद्धि का हेतु यह है कि दिन रात्रि का मान, जिसमें दिनमान कहते हैं, 7 दंड का माना जाता है, पर एक तिथि का मान 68 दंड का माना जाता है। इसलिए 30 दिन में 31 तिथियां पड़ती हैं। इस हिसाब से चांद्र वर्ष और सामान्य वर्ष में प्रतिवर्ष 12 दिन का अंतर पड़ता है, जो 5 वर्ष में पूरे 2 महीने का अंतर डाल देता है। ऐसे अधिक महीने को हम मलमास कहते हैं। वह चांद्रमास जिसमें सूर्य की संक्रांति पड़ती है शुद्ध मास कहलाता है, पर संक्रांति वर्जित मास 3 प्रकार के मनाए गए हैं। यह मलमास प्रायः फागुन से अगहन तक 10 ही महीनों में पड़ता है। साधारणतः 30 दिन का होता है, पर कोई कोई महीने इससे अधिक और न्यून भी होते हैं। आजकल भारत वर्ष में कई प्रकार के महीने प्रचलित हैं, जिसमें देशी, अरबी और अंग्रेजी प्रमुख हैं। देशी या हिंदी महीने 4 प्रकार के होते हैं: सौर माह, चंद्रमास और सावन मास। अरबी महीने एक प्रकार का चंद्रमास है, जो शुक्ल द्वितीय से प्रारंभ होता है। अंग्रेजी महीना सौर मास का एक भेद है, जिसमें संक्रांति से महीना नहीं, किंतु प्रत्येक महीने के दिन नियत होते हैं, जो काल प्रचलित या चंद्र वर्ष में उसके सौर वर्ष के बराबर करने के लिए जोड़ा जाता है, उसे मलमास कहते हैं। देशी वर्षों में प्रति तीसरे वर्ष मलमास होता है, और उस समय वर्ष में 12 महीने न होकर 3 महीने होते हैं। अंग्रेजी वर्षों में प्रति चौथे वर्ष मलमास का एक दिन अधिक बढ़ाया जाता है, पर अरबी महीनों के वर्षों में सौर वर्ष से मिलने के लिए मलमास का काल नहीं जोड़ा जाता है। इसलिए प्रति तीसरे वर्ष सौर से लगभग 1 महीना का अंतर बढ़ जाता है। देशी महीनों के नाम चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन कहलाते हैं। अंग्रेजी महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर आदि गणना के लिए जाते हैं। मासिक वेतन वह वेतन कहलाता है जो महीने भर काम करने के बदले काम करने वाले को जो धन मिले, उसको मासिक वेतन कहते हैं। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ये डिक्टेशन बहुत अच्छे से कर ली होगी। ऐसी और डिक्टेशन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल द स्टेनो ऑर्बिट को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।